मानसून का सीज़न पीक पे है, अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जितने भी मैंने टेलीस्कोप लिए हैं, वो ज़्यादातर अगस्त के महीने में लिए हैं, जब मानसून होता है। इसका कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या कारण है कि अगस्त के महीने में ही अक्सर टेलीस्कोप वगैरह मैं खरीदता हूँ, और बाकी फोटोग्राफ़र भी यूजुअली शायद यही करते होंगे मानसून के सीज़न में, बाकी चीज़ें खरीदने के अलावा। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है दोस्तों। काफ़ी समय से मैं एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर पाया था, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया, मानसून अभी पीक पे है। अगर कभी आसमान साफ मिल भी जाता है तो दिन भर आसमान साफ रहेगा और शाम होते-होते आसमान में बादल लग जाएँगे। शाम को अगर आसमान साफ रहेगा तो जैसे ही आप अपना सेटअप छत पे लेके जाओगे तो उसके बाद तुरंत बादल लग जाते हैं और फिर आपको सारा सेटअप उठा के नीचे लाना पड़ता है। तो इस तरह की आजकल की कहानी है। इस वजह से मैंने काफ़ी समय से अपना कोई वीडियो भी आपके लिए पोस्ट नहीं कर पाया। मैं अपना जो आरसी स्कोप आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको भी मैं अभी तक ढंग से टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। एक ही बार मैं इससे अभी तक इमेजेस ले पाया हूँ, और वो थी डंबल नेबुला की, जो कि काफ़ी शॉर्ट, मेरे पास 45 मिनट्स का ड्यूरेशन था, उसमें मैंने कैप्चर कर लिया था। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मेरी एस्ट्रोफोटोग्राफी जर्नी कैसे रही, कहाँ से शुरू हुई, किस साल शुरू हुई, और आज तक जो भी मैंने किया है एस्ट्रोफोटोग्राफी में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसे मैंने टेलीस्कोप लिए और क्यों मैंने ये टेलीस्कोप लिए, क्या मैंने किया, कैसे मैंने अपने कैमरा का ऑपरेशन कर दिया एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए कंपैटिबल बनाने के चक्कर में। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बनिए रहे मेरे साथ में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूँ रमेश, और मैं हूँ एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, एक एस्ट्रोफोटोग्राफर। स्वागत है आपका टिहरी स्काइज में। Our hearts beat to the city streets. ये बात है अगस्त 2021 की। उस समय मैं गांव में था, और हमें 1 साल के करीब गांव में हो गया था। कोरोना अपने चरम पे था, और मैं काफ़ी रातों से सोया नहीं था। तकरीबन 2-2 ढाई-ढाई बजे तक मैं रात भर यही सोच रहा था कि मैं इतना महँगा टेलीस्कोप लूँ। फिर आखिर वो दिन आया, 4 अगस्त 2021 का, जब मेरा टेलीस्कोप मेरे पास आया। मैं टिहरी गया शहर में, वहाँ से अपनी गाड़ी में इसको लोड किया और घर लेके आया। इसके साथ कुछ आई पीसेस वगैरह भी आए थे, और फिर मैंने एक बारलो भी इसके लिए मँगा लिया था। सबसे अच्छा डिसीजन जो मैंने इसमें लिया था वो ये था कि मैंने एक गो टू माउंट लिया था, और ये मेरा फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट था। मैंने कोई सस्ता माउंट नहीं लिया था। काफ़ी सोच विचार करके मैंने 70-75 हज़ार रुपये खर्च करे और ये टेलीस्कोप लिया था। अब मैं रात को मून को सीधे-सीधे अपनी आँखों से देख सकता था, और टेरेस्ट्रियल चीज़ों को देख कर के अपना टाइम पास किया करता था। अब मैं और मेरा टेलीस्कोप बड़े खुश थे आपस में। दिन में मैं टेरेस्ट्रियल चीज़ों को देखता था, और रात को मैं चाँद, सितारे, इस तरह की चीज़ों को देखता था। आप ये देख सकते हैं कि ये वीडियो है इसकी ज़ूम का, जिसमें कि मैंने बार्लो लेंस यूज़ किया है। इस तरह की दूर-दूर की चीज़ें मैं देखता था। हालाँकि इस टेलीस्कोप में चीज़ें उल्टी दिखाई देती थी, क्योंकि ये न्यूटोनियन है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, रात को मैं सैटर्न और इसी तरीके से जुपिटर वगैरह चीज़ें देखा करता था। ये माउंट है आयोप्ट्रॉन का स्मार्ट ईक्यू प्रो, और टेलीस्कोप है एक्सप्लोर साइंटिफिक का 130/600 न्यूटोनियन। ज़िंदगी अब बड़ी अच्छी चल रही थी, विजुअल एस्ट्रोनॉमी करके ही। बस मैं अकेले ही एस्ट्रोनॉमी कर रहा था, पूरी दुनिया से अनभिज्ञ होकर एकदम। ना कोई फेसबुक ग्रुप, ना कुछ। और फिर आया वो दिन जब मैंने पहली बार एक डीप स्काई ऑब्जेक्ट की इमेज ली। वो था ये रिंग नेबुला। मेरे टेलीस्कोप के साथ ही एक स्मार्टफ़ोन एडाप्टर आया था, और मैंने अपने मोबाइल को उसमें रखा और ये इमेज पहली बार ली थी। अपनी प्रोग्रेस से मैं काफ़ी खुश था। स्मार्टफ़ोन एडाप्टर पे अपना फ़ोन लगा के मैं इसी तरह से इमेजेस लिया करता था। बस दिन ऐसे ही मज़े में गुजर रहे थे। फिर मैंने सोचा, क्योंकि मेरे टेलीस्कोप के साथ एक एडाप्टर भी आया है और ये प्राइम फ़ोकस करता है, तो क्यों ना मैं एक सस्ता सा कैमरा खरीद लूँ। फिर मैंने अपना सबसे पहला कैमरा खरीदा, जो कि था सोनी का अल्फ़ा 5000, और सोनी के अल्फ़ा 5000 के बाद मैंने रिंग नेबुला की ही ये पहली इमेज ली। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हुई है। इसी तरीके से मैं कभी स्टार्स की फ़ोटो ले लेता, जैसे कि ये वेगा की फ़ोटो है, और बाकी मैं दूसरे स्टार्स की भी फ़ोटो लेता था। अब मुझे वो प्रॉपर साइंटिस्ट वाला या एस्ट्रोनॉमर वाला फ़ील आने लग गया था। मेरा टेलीस्कोप टोटली अब ऑटोमेटिक हो चुका था। मतलब कि गो टू में जाके टारगेट सेलेक्ट करो, बटन दबाओ, और मेरा टेलीस्कोप एकदम टारगेट की तरफ चल पड़ता और इमेजेस लेनी शुरू कर देता। अब मैं काफ़ी खुश था। बस इसी तरह से मेरी एस्ट्रोनॉमी जर्नी मज़े से चल रही थी। मून और दूसरे प्लैनेट्स की मैं इमेजेस लेता हूँ, स्टार्स की भी। इस बीच में मैंने एक शादी के कार्ड से एक बाथिनो मास्क भी बनाया था, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता था। ज़िंदगी बस ऐसे ही मज़े में गुजर रही थी। मैंने अपनी रिसर्च ऑन रखी, और ताकि मैं अपने आप को एकदम रिफ़ाइन कर सकूँ।
मेरे सोनी के कैमरा के साथ एक समस्या थी कि वो प्लेट सॉल्व नहीं कर सकता था क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ एसकॉम के ज़रिए कनेक्ट नहीं हो सकता था उस समय पे। खर्चे बढ़ते जा रहे थे और अब मुझे एक नया कैमरा भी लेना था। फिर मैंने कुछ 10 एक हज़ार रुपये खर्च करके कैनन का कैमरा मंगाया ताकि मैं उसको कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकूं। और आखिरकार वो दिन आया कि जब मेरा कैनन का सेकंड हैंड कैमरा आया, जो कि मैंने सिर्फ 10,000 रुपये में ख़रीदा था। अब तो लाइफ एकदम और भी आसान हो गई थी क्योंकि प्लेट सॉल्व के ज़रिए मेरा टारगेट बिल्कुल एकदम डेड सेंटर हो जाता था और अब मैं और भी ज़्यादा मज़े से अपनी एस्ट्रोनॉमी को एंजॉय कर रहा था। मैं नए-नए टारगेट्स को कैप्चर करता, नई-नई जगहों पे जाता, नई-नई गैलेक्सीज़ को कैप्चर करता। लेकिन कुल मिलाकर मैं अभी भी टारगेट हॉपिंग ही कर रहा था। एक टारगेट पे ज़्यादा देर तक मैं रुकता ही नहीं था और बस 4-5 इमेजेस लेने के बाद जो भी उनमें से अच्छी इमेज आ जाए, उसको मैं सँभाल लेता था। बाकी मैं डिस्कार्ड कर देता था। आप देखिए इन सिंगल एक्सपोज़र इमेजेस को। Now the morning is the afternoon. We lay the glass so इस टाइम पे जो एक्विजिशन सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता था वो था एटीपी एस्ट्रो फोटोग्राफी टूल और एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर था। ये काफ़ी ईज़ी भी है नीना के बजाय। तो इस समय पे मैंने इसमें काफ़ी महारत हासिल कर ली थी और मैं काफ़ी अच्छी तरह से इसे इमेजेस कैप्चर कर सकता था। और ये पहली इमेज थी जिसके मैंने मल्टीपल एक्सपोजर्स लिए थे। ये लगभग 15-16 इमेजेस हैं 30 सेकंड्स की। अभी भी मैं गाइडिंग नहीं कर रहा था और मोर और लेस टारगेट हॉपिंग ही कर रहा था। यहाँ गाँव के डार्क स्काईज़ में मैं काफ़ी खुश था, काफ़ी मेरी अच्छी इमेजेस आती थी। उस समय तो लग रहा था कि अब पूरी ज़िंदगी गाँव में ही कटेगी। लेकिन ज़िम्मेदारियों ने मुझे वापस बुला लिया। कोरोना ख़त्म हो चुका था, बच्चों के स्कूल खुल चुके थे और अब मुझे वापस शहर जाना था। एक चीज़ से तो मैं गाँव से ही काफ़ी परेशान था, वो थे न्यूटोनियन के कॉमास क्योंकि एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, इसमें काफ़ी सारे कॉमास आ रहे थे और मैं इससे काफ़ी परेशान था। और आप जानते हैं कि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश कर रहा था दिन-ब-दिन, हर दिन। तो मैंने यहाँ तक आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार, ये जो स्कोप है, इसमें काफ़ी सारे कॉमास आ रहे हैं और अब मुझे ज़रूरत है एक कॉमा कैरेक्टर की। लेकिन समस्या ये थी कि जो 1 क्वार्टर इंच के जो कॉमा कैरेक्टर होते हैं, वो तकरीबन 30-40 साल पहले बनने ही बंद हो गए हैं और अब जितने भी कॉमा कैरेक्टर मार्केट्स में आ रहे थे, वो सारे के सारे 2 इंच के थे। तो अब मेरे पास एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था कि अब मैं करूँ क्या? अब मैं या तो इस स्कोप को अपग्रेड करूँ या तो मैं इसमें नया फ़ोकसर लगा लूँ। लेकिन इसको 2 इंच के फ़ोकसर में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले मुझे ऊपर से पूरी ट्यूब को कट करना पड़ता ताकि वो 2 इंच का फ़ोकसर उसमें फिट हो सके। तो फ़ोकसर भी अवेलेबल नहीं थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि कहीं से मैं 1.25 इंच का जो कॉमा कैरेक्टर होता है उसका कहीं से बंदोबस्त कर लूँ, लेकिन वो भी कहीं से नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सिर्फ ट्यूब खरीद लूँ, लेकिन खरीदना था तो मुझे बड़ा ही खरीदना था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जीएसओ का 6 इंच न्यूटोनियन ले लूँ। हालाँकि मैं 8 इंच की सोच रहा था लेकिन वो तो बहुत ही हैवी हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार 6 इंच का मैं टेलीस्कोप ले लेता हूँ जो कि मेरा ये वाला यहाँ पे है। लेकिन इसके साथ समस्या ये था कि अब 130 एमएम का जो स्कोप है, उससे ऊपर जितने भी स्कोप थे, वो मेरे माउंट के लिए फिट नहीं थे। वो सब हैवी थे। वो इतने हैवी थे कि मेरा माउंट बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब मेरे पास ये समस्या हो गई थी, अपने सिर्फ़ कॉमास को सही करने के लिए मुझे पूरा का पूरा टेलीस्कोप सेट एक नया लेना था। एक नया टेलीस्कोप, नया ओटीए और नया माउंट भी। और फिर शहर में 3-4 महीने गुज़ारने के बाद ही मैंने अपना टेलीस्कोप ले लिया। जीएसओ 6 इंच F4 इमेजिंग न्यूटोनियन, माउंट है एक्सप्लोर साइंटिफिका एक्सॉस 2 पीएमसी 8 और मैंने साथ में मंगाया जीएसओ का ही 2 इंच का कॉमा कैरेक्टर। जो लोग टेलीस्कोप यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि हर नए टेलीस्कोप के साथ उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी साथ में आती हैं और ये भी उससे अछूता नहीं था। इसकी प्राइमरी के पीछे से काफ़ी सारा स्पेस था जो कि मुझे प्लग करना था। इसके लिए मैंने कैप भी बनाया था और साथ में इसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक आपने इसका स्वीट स्पॉट फिगर आउट नहीं किया तब तक आपको बड़ी समस्या होने वाली है। इसका स्वीट स्पॉट फिगर आउट करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा और मैं बढ़ चला अपनी एस्ट्रो फोटोग्राफी जर्नी पर। कुछ ही दिनों में मुझे दोबारा भूत चढ़ गया था अपनी एस्ट्रो फोटोग्राफी को पॉलिश करने का। इसलिए मैंने अपना कैमरा ही खोल दिया और उसका ऑपरेशन कर दिया। मैंने उसको एस्ट्रो मॉडिफ़ाई कर दिया था और अब ये एस्ट्रो इमेजेस लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। खर्चे पे खर्चे बढ़ते जा रहे थे और अब मैंने गाइड कैम भी ले लिया था और अब मैं अपने गाइड सेटअप के साथ भी बिल्कुल तैयार था। मैंने जो फाइंडर स्कोप था उसी को कन्वर्ट किया था गाइड स्कोप में। अब तक मैं काफ़ी खर्चा कर चुका था इस हॉबी पे और अब मैं यहाँ से वापस नहीं मुड़ सकता था। we're gonna be
मानसून चल रहा था और मानसून में जब एस्ट्रोफोटोग्राफर्स के पास कुछ नहीं होता है तो वो देखते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ मिसिंग है और वो खर्चा करना शुरू कर देते हैं। मैं भी बस यही कर रहा था। मैं बीच-बीच में कुछ नई-नई चीज़ें भी ट्राई करता था। अभी मैंने अपना कैनन का कैमरा जो कि मैंने खुद एस्ट्रो मॉडिफ़ाई किया था, उसको टेस्ट भी नहीं किया था कि मैंने अपना पहला एस्ट्रो कैमरा ले लिया। एक दोस्त ने मुझे काफ़ी अच्छी डील इसमें दे दी थी। मुझे इस कैमरे का अमाउंट उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना था और ये कैमरा था एस्ट कैम्पेन 533 एमसी प्रो। अब मेरा एस्ट्रो सेटअप काफ़ी डिसेंट सा हो चुका था और इस टेलीस्कोप और इस कैमरे के कॉम्बिनेशन से मैंने काफ़ी अच्छी सारी इमेजेस ली। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna इस डिसेंट से गाइडेड रिग के साथ मैं काफ़ी अच्छी सारी इमेजेस लेना शुरू कर दिया था मैंने और मैंने एटीपी को छोड़ दिया था और अब मैं नीना यूज़ करने लग गया था। नीना और पीएचडी 2 जैसे सॉफ्टवेयर अब मेरे एक्विज़िशन का एक हिस्सा बन गए थे। अब मैं थोड़ा फ्रीडम चाहता था, रात-रात भर छत पर नहीं गुज़ारना चाहता था, इसलिए मैंने काफ़ी डिसाइड करने के बाद एएसआई एयर ना लेकर मिनी पीसी लेने का फ़ैसला किया। इसलिए मैंने बेयर मिनिमम स्पेसिफ़िकेशन वाला सस्ता सा मिनी पीसी लिया और ये अपने टेलीस्कोप में माउंट कर दिया। अब मैं आज़ाद हो चुका था ठंडी-ठंडी रातों में छत पे गुज़ारने वाली जो झंझट थी उससे और अब मैं अपने सेशन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता था। tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never sleep. बीच में मैंने कितने सारे एडिशनल गैजेट्स इसके लिए लिए उसका कोई हिसाब नहीं है जैसे अडाप्टर्स वगैरह जैसे कि ये फ्लैट पैनल। एक चीज़ से मैं यहाँ खासकर परेशान था शहर में वो थे ओवरहेड वायर्स। ये ओवरहेड वायर्स काफ़ी सारे फ्रेम्स मेरे ख़राब कर देते थे लेकिन क्योंकि मैं किराए में रहता था इसका कोई मेरे पास सल्यूशन नहीं था। इनके साथ मुझे जीना था। We lay awake in bed, the glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the अब मैं अपने नए घर में आ गया था जो कि मेरा अपना घर था। लेकिन यहाँ पर ओवरहेड वायर्स जो हैं इन्होंने मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। यहाँ पर और ज़्यादा ये तारें थी प्लस यहाँ पर लाइट पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा था। सिर्फ वीकेंड्स ही मेरे लिए अवेलेबल होने के कारण चाहे चाँद है, चाहे लाइट पोल्यूशन है, मैं अपनी एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी जारी रखता था, बजाय इस चीज़ की परवाह किए कि लाइट पोल्यूशन कितना ज़्यादा होगा चाँद के कारण। इस बीच मैंने लाइट लीक का सॉल्यूशन भी ढूँढ निकाला और इस स्कोप से बहुत अच्छी-अच्छी इमेजेस ली। moonlight, summer sky. It was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. तो इस टेलीस्कोप के साथ मैंने काफ़ी सारी कुछ यादगार इमेजेस खींची। लेकिन इस बीच में मैंने इस टेलीस्कोप को अपग्रेड करने की भी काफ़ी कोशिश करी। पहले मैं जो जीएसओ 2 इंच कॉमा कैरेक्टर जो लेके आया था वो उतना कामयाब नहीं था। तो फिर मैंने एमपीसीसी मार्क 3 जो कॉमा कैरेक्टर होता है एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए वो लाया और आज भी वो मैं इसमें यूज़ करता हूँ अपने कैमरे के साथ में। वैसे तो जो इस टेलीस्कोप का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी एक स्वीट स्पॉट होता है मोस्ट ऑफ द डीप स्काई टारगेट्स के लिए। लेकिन अभी भी मेरे पास एक स्लॉट बाकी था टेलीस्कोप का
हालाँकि मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे स्लॉट्स बाकी हैं, लेकिन एक स्लॉट बाकी था जिसमें कि एक वाइड फ़ील्ड मेरे पास व्यू हो। तो उसको वाइड फ़ील्ड करने का 2 तरीके हैं, या तो मैं रिड्यूसर लेके आऊँ, लेकिन न्यूटोनियन में रिड्यूसर इतना कुछ कामयाब नहीं होता है, या तो मैं कोई नया टेलीस्कोप खरीद के ले लूँ। and it's just begun. As she साथ में मुझे एक ऐसा टेलीस्कोप भी चाहिए था जिसको कि मैं दूर-दराज़ क्षेत्रों में ले जा सकूँ। आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ, जो हमारा अपना घर है, वहाँ पर लाइट पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से तारे भी बहुत सारे हैं, जो कि ओवरहेड वायर्स यहाँ पर हैं, इधर-उधर केबल के और इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स। तो उन सब चीज़ से निजात पाने के लिए फिर मैंने सोचा कि एक मेरे पास एक ट्रैवल स्कोप होना चाहिए। ट्रैवल माउंट मैंने पहले ही मेरे पास है, जो आईआरट्रॉन का स्मार्ट EQ प्रो है। इसीलिए कि मैं कहता हूँ दोस्तों, कभी भी अगर आपको टेलीस्कोप या माउंट लेना है तो आप एक अच्छा माउंट लीजिए, फ्यूचर को देखकर माउंट लीजिए। अगर मैंने शुरुआत में कोई ऐसा वैसा माउंट ले लिया होता, अगर वो गो टू माउंट नहीं होता, तो वो आज मेरे रेड कैट के भी काम नहीं आता। तो ये मेरा डिसीजन काफ़ी अच्छा था लाइफ में कि मैंने जाते ही सबसे पहले एक गो टू माउंट लिया। चाहे वो चीप था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिर भी एक गो टू माउंट है और उसकी गाइडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो फिर अब मुझे एक ऐसा फ़ील्ड ऑफ व्यू चाहिए था कि जो काफ़ी बड़ा हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम है कि मैं एक रेड कैट 51 लूँ, जिससे कि मैं एक मेरे पास एक रिफ्रैक्टर भी हो जाएगा। रिफ्लेक्टर मेरे पास ऑलरेडी थे, मैं पहले से ही रिफ्लेक्टर तकरीबन 2 सालों से यूज़ कर रहा था। तो अब मेरे पास एक रिफ्लेक्टर होने वाला था और मैंने डिसाइड किया कि मैं रेड कैट 51 लूँगा, क्योंकि वो बेस्ट बजट वाइड फ़ील्ड स्कोप है। रेड कैट 51 लेने का एक और कारण था कि मुझे उसके साथ किसी भी तरीके का फ़ील्ड फ्लैटनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से बना हुआ स्कोप है कि उसमें आपको फ़ील्ड फ्लैटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपके अंदर से ही उसमें जो लेंसेज़ यूज़ हुए हैं, वो पूरे फ़ील्ड कर्वेचर को ऑटोमैटिकली सीधा कर देता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम है कि मैं रेड कैट 51 लूँ। तो दोस्तों, फिर से आया एक बार अगस्त का महीना, वही मानसून का महीना, और साल था 2023 और मेरा रेड कैट 51 मेरे पास पहुंचा। और जो कैमरा मैंने एक साल पहले एस्ट्रो मॉडिफाई किया था, उसको मुझे पहली बार टेस्ट करने का मौका मिला और मैंने उसे ये वाली इमेज ली थी नॉर्थ अमेरिका नेबुला की। और ये थी फर्स्ट लाइट मेरे रेड कैट 51 और 533 MC प्रो की। और फिर इस कॉम्बिनेशन से मैंने अपनी कुछ सबसे बेहतरीन इमेजेस ली। wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop as we shout from the top. अब मेरे पास 2 टारगेट स्पेसिफिक टेलीस्कोप थे, एक रेड कैट 51 और एक 600 mm का न्यूटोनियन। मैं अपने न्यूटोनियन को बिल्कुल नहीं भूला और इस बीच मैंने इससे अपनी कुछ सबसे बेस्ट इमेजेस ली, चाहे वो सोम्ब्रेरो गैलेक्सी हो, जो कि 30 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, या फिर वो ARP 273 गैलेक्सी हो, जो कि 300 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, या फिर स्टीफन क्विंटेट हो, जो कि 290 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। The glass so loud as the दोस्तों, अगर आप अपनी एस्ट्रोफोटोग्राफी को, अपनी एस्ट्रोनॉमी को सीरियसली प्रोग्रेस करना चाहते हो, उसको पॉलिश करना चाहते हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पिक्स इनसाइट्स यूज़ करें। सबसे पहले मैंने जिम से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने सिरिल यूज़ करना शुरू किया और उसके बाद मैंने पिक्स इनसाइट्स यूज़ करना शुरू किया। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी एस्ट्रोफोटोग्राफी को, अपनी एस्ट्रोनॉमी को हायर लेवल पे प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो पिक्स इनसाइट्स ज़रूर यूज़ करें। इसमें बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं। हाँ, ये बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है इसके लिए, लेकिन आप एक बार उसको सीख जाओगे, तो चाहे आप थोड़ा बहुत ही सीख जाओगे, एकदम बेसिक भी सीख जाओगे, तो आपकी जो इमेजेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा पिक्स इनसाइट्स का। और पिक्स इनसाइट्स के साथ एडवांटेज ये है कि आपकी जो पुराना डेटा है, आप उसको भी दोबारा से प्रोसेस करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर निखर के आते हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता है,
पिक्स इनसाइट्स के साथ हर बार कुछ नया होता रहता है, कुछ नए प्लगइन्स आते रहते हैं, पुराने प्लगइन्स में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। तो जैसे-जैसे ये नए प्लगइन्स आते हैं तो आप अपनी एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी को अपनी ही पुरानी प्रोसेस करी हुई इमेजेस को आप और बेहतर उनको बनाते जाते हो। आपका डेटा कभी भी पुराना नहीं होता है। वही आपका मेथड रहेगा शायद। आपने उसी तरह से मतलब पिक्स इनसाइट्स से आपने अपनी इमेजेस प्रोसेस करी होंगी पिछले साल, लेकिन अगर आप इस साल उसको दोबारा से प्रोसेस करोगे, शायद एक आध नए प्लगइन्स आ गए हों और आप अगर उससे प्रोसेस करोगे अपनी इमेजेस दोबारा से, तो आप देखोगे कि आपकी इमेजेस में पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको इस साल दिखेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पिक्स इनसाइट्स ज़रूर यूज़ करें। मैं अभी भी क्या करता हूँ कि जैसे अगर मौसम ख़राब है और जैसे कि आजकल है, तो आजकल कुछ आप कर नहीं सकते हो, दिन भर आसमान साफ़ रहता है, रात को आसमान ख़राब हो जाता है, तो आप एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते हो। तो बेस्ट थिंग आप इसमें ये कर सकते हो कि आप अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो और एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी की जितनी भी आपने अपनी इमेजेस ली हैं पुरानी, आप उनको रीप्रोसेस कर सकते हो। रीप्रोसेस एंड रीप्रोसेस एंड रीप्रोसेस आप इस तरह से कर सकते हो। आपकी एक तो टेक्निक बेटर हो जाएगी पोस्ट प्रोसेसिंग की, साथ में आप नया सीखते जाओगे और आपकी इमेजेस भी इम्प्रूव होंगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her तो दोस्तों ये है नया साल 2024 का फिर से अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में मैंने असल में जुलाई में मैंने फिर से एक नया टेलीस्कोप लिया और वो है मेरा RC6 जिसको मैंने नाम दिया है ट्रांस गैलेक्टिक रेडर। तो आप जिन्होंने ये वीडियो मेरी देखी होगी पिछली बार जब मैंने इसको लिया था, तो वो जानते होंगे कि मैंने ये क्यों लिया है। जो मेरे चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं एक गैलेक्सी पर्सन था पहले, नेबुलाज में कभी कैप्चर नहीं करता था। मुझे गैलेक्सीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। तो गैलेक्सी से ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी में और इस सपने को मैं पूरा करना चाहता था। इस टेलीस्कोप से गैलेक्सीज़ को इतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता था। आपने देखा मेरा ARP की जो इमेज थी 273 और जो स्टीवन्स क्विंटेंट जो था, आपने उसकी इमेज देखी होगी, इतनी बेटर नहीं आई है। हालाँकि इसने काफ़ी अच्छा मैनेज किया उसको। उसको वो बहुत डीप स्काई ऑब्जेक्ट हैं, फार डीप, सो उसको कैप्चर करने के लिए बहुत हाई फोकल लेंथ के स्कोप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक और स्लॉट खाली था जिसमें कि एक RC फिट हो सकता था। RC स्कोप के बारे में बताऊँ तो हबल स्कोप जो टेलीस्कोप है, उसका डिज़ाइन भी RC पर बेस्ड है। तो ये भी RC स्कोप है, आप कह सकते हैं कि ये हबल का बच्चा है। तो ये स्कोप मैंने इसलिए मँगाया है ताकि मैं गैलेक्सीज़ को कैप्चर कर सकूँ बेसिकली। We're gonna be two hearts running wild. तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत थैंक्स मेरी इस जर्नी में साथ रहने के लिए और मेरा प्रोत्साहन करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा और आप इसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आपसे मिलते हैं अगली बार। Never had